हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में बेरोजगारी दर या जो नवीनतम आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं और सबसे प्रमुख कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। बेरोजगारी चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। मैं इसका क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा 2 लेक्चर में रहेगा और ये बेरोजगारी को लेकर आज का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर हो सकता है कुछ आंकड़े आपको ज्यादा देखने को मिले और कारण जो है वो थोड़े रिपीटेड भी लगेंगे। खैर, ये वीडियो लेक्चर आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण पहले एक रिवीजन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 2 चीजें यहाँ पर जानी है। एक तो बेरोजगारी की परिभाषा और बेरोजगारी के कारण। तो परिभाषा आपको पता होगा कि जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक हो और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिलता है तो इसको बेरोजगारी की संज्ञा कहते हैं। कुल मिला के कॉमन इतना कि लोग राजी हो प्रचलित दर पर। ये इसमें कॉमन फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रचलित दर पर भी लोग कार्य करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कार्य ना मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। और बेरोजगारी के कुछ 8 प्रकार थे जिसमें संरचनात्मक, घर्षणात्मक, अल्प रोजगार, अदृश्य या प्रच्छन्न, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी और चक्री। आशा करता हूँ ये 8 ही प्रकार की बेरोजगारी आपको काफी आसानी समझ में आई होगी। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बेरोजगारी के कारण और उसके दर। तो दर से पहले यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। उन्हीं पर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ कारण में से सबसे पहला प्रमुख कारण देश में जनसंख्या का तीव्र विकास, उसके बाद में आर्थिक विकास की गति का धीमा होना, देन उसके अलावा आर्थिक वृद्धि में होने वाले रिसाव प्रभाव की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तकनीकी शिक्षा का अभाव, रोजगार योजना की विफलता और कृषि का पिछड़ापन। मुझे जहां तक लगता है और मैं आपको इतने टाइम से इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, जितने वीडियो लेक्चर हुए हैं उस हिसाब से कुछ तो इसमें कीवर्ड ऐसे हैं जिनको आप खुद ही आसानी से समझ जाएंगे, जैसे कि जनसंख्या का तीव्र विकास, कृषि का पिछड़ापन और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इनको स्किप करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये सवाल आपके मन में भी होना चाहिए कि इतने समय से हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो क्या इनके जवाब हमारे मन में स्वयं बनने लगे हैं? अगर ऐसा होने लगा है और इकोनॉमी आप समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर चीज है। और हमेशा एक तरह कहूंगा कि जो वीडियो की सीरीज है उसी क्रम में आप चले, डायरेक्ट बीच में किसी वीडियो पर छलांग ना लगाएं, समझने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अब एक एक करके हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास की गति का धीमा होना। देखिए, एक चीज बता देता हूँ, बेरोजगारी मतलब काम न मिलना, और बेरोजगारी कहीं हद तक शिक्षा से जुड़ी होती है, और बेरोजगारी कुल मिला के रोजगार, 2 चीजें हैं खासकर। तो यहाँ पर इन 2 चीजों का ज्यादातर जिक्र होगा और कुल मिला के कोई सेंटर में चीज आती है, चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, उसमें सबसे रोल प्ले करता है शिक्षा। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी मैं बात करता हूँ आर्थिक विकास की गति का धीमा होना। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पहला ये कि बेरोजगारी का मुख्य कारण वृद्धि की धीमी गति है। रोजगार का आकार प्राय बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। आयोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की, लेकिन एक जो वृद्धि दर थी, लक्षित दर थी, वो दर की तुलना मतलब जो होनी चाहिए थी उसकी तुलना में बहुत नीचे थी। पहली चीज तो ये कि किसी देश की ग्रोथ जितने बेहतर होगी वहां पर रोजगार उतने जनरेट होते हैं। इस चीज को मैं आपको भारत और चाइना के एग्जाम्पल समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब ये कि बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। ये कैसे निर्भर करता है आप इस चीज के थ्रू समझिए। 2 इमेज आपके सामने है। ये चाइना की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये है चाइना की इमेज और ये है इंडिया की। ओके, यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहे होंगे। 1995 से 1995 से 2020 तक दोनों देशों ने जो तरक्की करी उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबरिंग है, जैसे मैं लास्ट की नंबरिंग बताता हूँ, यहाँ पर कुछ आपको नंबर दिख रहे हैं 2875 और यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं 13,894। यानी कि 2019 तक जो चाइना है उसकी इकोनॉमी 13,894 यानी कि हम कहें $13 ट्रिलियन की हो चुकी है, और हमारी इकोनॉमी यहाँ पर हो चुकी है
लगभग अभी तो 9 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। मतलब ये जो नंबर देखेंगे आप 13 और 2.9, ये काफी फर्क दिखाते था। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 1995 की मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्रिलियंस में भी नहीं थे, बिलियंस में सबकी चीजें चल रही थी। 734 पर चाइना थे और हम लगभग 360 के आसपास थे। यहाँ की गैप इतनी ज्यादा नहीं थी। और अगर पीछे चलेंगे तो हम 1947 में आजाद हुए हैं और चाइना 1949 में हुआ है। दोनों का लगभग लगभग आसपास ही यहाँ पर आजाद हुए थे। लेकिन बाद में जो ग्रोथ रेट रही है वो चाइना की काफी अच्छी रही है। यहाँ पर जो अंतर देखेंगे आप वो लगभग कोई 400 के आसपास ही था, 400 बिलियन के आसपास। लेकिन ये अंतर आज 2020 में 400 बिलियन से हम सिर्फ 2.9 ट्रिलियन पर पहुंचे हैं और ये 700 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से 13 पे पहुंच गए हैं। अगर आपको बिलियन ट्रिलियन समझ में ना आता हो तो सीधा सा समझाता हूँ। एक जमाने में 95 में 734 रुपया साल का कमा रहे थे, तब हम 360 रुपया साल का कमा रहे थे। ओके, फर्क क्या है इसका? दुगना है। मतलब हमारा जितना है उससे दुगना चाइना का है। लेकिन आज हम साल का कितना कमा रहे हैं? एक मान के चल लीजिए यहाँ पर 2950 के आसपास हम इतना कमा रहे हैं। लेकिन यहीं पर चाइना कितना कमा रहा है? 13,000। अब यहाँ पर आप इसका 3,000 का दुगना भी करें तो चाइना के लगभग 6,000 ही होना था। तो यहाँ पर ये कि या तो चाइना की ग्रोथ काफी अच्छी है या हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं है। इसका सही जवाब होगा कि चाइना की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही अच्छी निकली और हमारी जितनी उम्मीद थी उतनी अच्छी नहीं निकली है। ये जो फिगर्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि 2,950 रुपए अभी हम साल के कमाते हैं, वहीं चाइना 13,000 कमाता है। ट्रिलियंस में ना समझ में आया तो आप इस बात को समझिए। अब वही कि जब चाइना ने इतना अच्छा ग्रो किया तो वहां पर रोजगार बहुत है, दुनिया भर का वो निर्यातक केंद्र बना हुआ है और वहां पर रोजगार की कोई कमी नहीं है, लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल जाता है। जब निर्यात करते तो अच्छा खासा रोजगार वैसे मिल जाता है। वहीं भारत की कंडीशन इस मामले में काफी खराब है। हम आयात के केंद्र बने हुए हैं बजाय निर्यात के। अब इसके पीछे क्या कारण है कि हम इतना आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं? ये हमारे खासकर शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है। लेकिन अभी की बात ये है कि विकास दर हमारी कैसी रही? न्यूनतम रही। इस कारण से हमारी जो बेरोजगारी दर है वो भी क्या होती, फिर बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जिस देश की विकास दर जितनी अच्छी होगी वहां पर रोजगार उतने बढ़ते हैं। और भारत जैसे देश में अगर रोजगार बढ़ाने हैं तो फिर जो विकास वृद्धि दर है वो भी हमें अच्छी खासी बढ़ानी है। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। फर्स्ट पॉइंट आसानी से हुआ होगा आपका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आर्थिक वृद्धि में होने वाले रिसाव प्रभाव की विफलता। देखिए, आर्थिक वृद्धि पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आर्थिक वृद्धि से मतलब वही कि देश हर साल उसकी जो जीडीपी में ग्रोथ होता है, जीडीपी में तो अच्छे से ग्रोथ होता है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा कितने लोगों तक जाता है ये महत्वपूर्ण है। ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि समावेशी विकास की मैंने आपसे चर्चा भी करी थी कि समावेशी विकास मतलब ये कि देश में अगर विकास हो तो वो विकास समावेशी हो ताकि हर एक वर्ग को उसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। भारत में आय असमानता अत्यधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर न्यूनतम है और इस न्यूनतम आय में वितरण भी असमान है। मतलब चाहे आय कम है लेकिन वो कम भी क्या है, वितरण उसका काफी असमान है। इसके अतिरिक्त सरकारी योजना हो चाहे देश के विकास में वृद्धि, लेकिन भारत में समावेशी विकास अभी भी वैज्ञानिक रूप से लागू नहीं है। यानी ये कि वर्तमान में भारत में साल भर की प्रति व्यक्ति आय है 1,20,000। यानी कि एक साल में एक व्यक्ति इतना कमा लेता है। उसमें आप भी शामिल है और मैं भी शामिल हूँ, और जो जन्म ले रहा है वो बच्चा भी शामिल है, छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़ा बच्चा भी शामिल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप में से या हम में से ऐसा कोई होगा जो साल के 1,20,000 कमाता होगा? जवाब होगा नहीं। तो कुल मिला के जो 1,20,000 पहले तो ये कैसी है, न्यूनतम है, उसके बावजूद भी हम उसमें शामिल हैं जो ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन उस ग्रोथ का जो रिसाव है, ओके, मतलब ये कि एक तरीके से ग्रोथ हुआ तो उसका जो फैलाव है वह सब तरफ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, शायद आप और बेहतर तरीके समझ पाएंगे। यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाहता हूँ एक इमेज में आपको बताता हूँ। ये जो इमेज है ये है मुंबई की, और मुंबई का ये जो यहाँ पर इमेज दिखाता है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, कोई कचरा नहीं पड़ा हुआ है। ये मुंबई या एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है यानी बस्ती एरिया वो है धारावी।
आपने शायद इसका नाम जरूर सुना होगा। धारावी में भी लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, इतनी आबादी है धारावी की। और शायद आपने इसको बहुत सारी मूवी में देखा होगा, अगर भूतनाथ रिटर्न देखी है तो उसमें यहाँ की शूटिंग या ऐसे गली बस्ती आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पर ये कि इस लाइन से उस तरफ का मुंबई, ये वाला मुंबई और ये वाला मुंबई साफ दिखाता है कि हमारे देश में कितनी असमानता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये लाइन खींच रखी हो, इधर के घर सारे आपको बिल्डिंग से मिलेगी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। और ये तो ऐसा लगता है कभी शायद कि कचरा रखा हो या कुछ डिब्बे जमा रखे हो कंटेनर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो गरीब घर के लोग हैं जो धारावी में रहते हैं, उनके सिंगल जो घर है, एक तरीके से डबल फ्लैट के नहीं, सिर्फ सिंगल बस्ती के घर है जो बड़ी मुश्किल में जीवन यापन का निर्वाह करते हैं। यही चीज दिखाती है कि भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाला राष्ट्र महाराष्ट्र है, लेकिन जब महाराष्ट्र में ही ये स्थिति मुंबई में देखने को मिलती है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो फिर पूरे देश की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर क्लियरेंस दिखाती है कि भारत में आर्थिक वृद्धि तो है, लेकिन उसका विकास अच्छे से नहीं है। कुल मिला के ये कि पर कैपिटा जो इनकम है हमारी यहाँ पर, वो तो हमारी कितनी है, अच्छी खासी है, लेकिन उसका जो वृद्धि है या वितरण है वो सभी पर समान नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है भारत में जो आर्थिक वृद्धि का रिसाव है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है। चलिए मैं इसको आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा सरकारी योजना की बात कर रहा था वो तो आगे है, लेकिन भारत में यही समस्या है कि चाहे कितना भी हम ग्रोथ करें, आज चाहे हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है 2.9 ट्रिलियन डॉलर की, लेकिन जो दुनिया में ओके जितने लोग शायद अक्सर भारत पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं, तो मेरा कोई मोटो नहीं होता हम पाक से कंपैरिजन करें। कंपैरिजन हमें चाइना से करना चाहिए, क्योंकि निचले क्षेत्र से आप कंपैरिजन करके महान नहीं बता सकते। तो मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दूं कि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है लाइक दैट 20 करोड़ होगी, 20 करोड़ से ज्यादा तो भारत में 30 करोड़ लोग जो हैं वो भूखमरी के शिकार है। यानी कि चाहे इकोनॉमी इतनी हमने ग्रोथ कर ली हो, लेकिन यहाँ पर 20 करोड़ लोग क्या है, इसके शिकार है। अब जब यहाँ पर जो रिसाव सही से नहीं होगा, तो ये लोग क्यों भूखमरी के शिकार हो रहे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें नहीं मिल रहा है रोजगार। ओके, और रोजगार नहीं मिल रहा तो ये सारे लोग बेरोजगारी की श्रेणी में। यानी कि अगर जो एक तरीके से 1,10,000 का वितरण भी लगभग सभी में समान आएगा, तो कब जाके आएगा, जब सभी के पास रोजगार होगा। ओके, तो यहाँ पर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण ये भी है। हालांकि ये कारण कई जगह फिट हो सकते हैं। इस कारण को आप गरीबी में शामिल कर सकते हो, यही कारण कुपोषण में शामिल हो सकता है। तो कि एक कॉमन जो फैक्टर निकलता है, वो फैक्टर सिर्फ इतना कि लोगों के पास में पैसा नहीं है, और कोई यहाँ पर चीज मायने नहीं रखती है। तो जो कारण है ये एक दूसरे में घुल मिल भी सकते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि ये कारण सिर्फ बेरोजगारी का है तो सिर्फ बेरोजगारी पर लागू हो, ऐसा कुछ नहीं। जब इकोनॉमी की आप समझ बना लेंगे तो तब आप खुद ही अपने कारण बनाने लग जाएंगे। और एक चीज वही कि इकोनॉमी को आप अपने आसपास ढूंढिए, तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी। आशा करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसकी तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमने चर्चा करी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां चुनौतियां, वहां पर भी इसकी हमने बात करी है। इसके अलावा गरीबी जो है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें भी बात करी, यहाँ पर फिर से आ रहा, तो बात रिपीट नहीं, मैं कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए भारत में नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी आप समझते होंगे, विश्वविद्यालय जिनके अधीन कॉलेज काम करता है। जैसे कि अगर एमपी के संदर्भ में बात करूं, देवी अहिल्या हो गई, बरकतुल्ला है, या इसके अलावा विक्रम यूनिवर्सिटी, ये सारी क्या है, यूनिवर्सिटियां हैं, और इनके अधीन क्या काम करते हैं, कॉलेज काम करते हैं। भारत में 2011-12 में जो यूनिवर्सिटियां थी, इनका नंबर था 642। 2018-19 में ये नंबर पहुंच गया है 993। जानकर अच्छा लगता है कि हमारे भारत में लगभग इन 8 से 10 सालों में यहाँ पर यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जितनी यूनिवर्सिटी आपको नंबर दिख रहे होंगे, लगभग हम इसको 350 के आसपास ही मान के चलते हैं, मतलब 600 से आप 900 पे जंप करेंगे तो ज्यादा नहीं, ये 350 थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। इस 350 से थोड़े से ऊपर में 351 तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर से यूनिवर्सिटी खुली हैं, इसमें सरकार की कितनी है, तो वो आपको मिलेगा शायद 10 के आसपास ही होगी, जबकि 351 किसकी खुली, ये प्राइवेट की। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको पता है कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली वो बिजनेस हो चुका है, और अच्छे अच्छे कैंपस, मोटी मोटी जो फीस उसको वसूलने के साथ में यहाँ पर आपको उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
नहीं मिलती हैं। तो ये जो चीज दर्शाता है ये नंबरिंग का, बड़े तो हैं लेकिन इसमें अधिकांश प्राइवेट हैं, और हो सकता है आपकी नज़र में भी आपके आसपास कोई ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो जरूर खुली होगी। तो ये हमारे यहाँ पर एक दिक्कत है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है लेकिन टॉप 300 में सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटियों का नाम आते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की शिक्षा प्रणाली की चर्चा होती है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ यहाँ पर, थोड़े से आपको इसमें जानना चाहिए कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या नतीजा है, जिससे शिक्षित बेरोजगारी जो है वो जन्म लेती है। शिक्षित बेरोजगारी किस प्रकार जन्म लेती है? भारत में हर साल, है ना, उच्च शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा से मतलब होता है कि भारत में लगभग हर साल 3.47 करोड़ लोग उच्च शिक्षा यानी कि 12वीं के बाद वो कोई सा भी कोर्स कर रहे होते हैं, चाहे वो पीजी हो, इसके अलावा वो यूजी हो, इसके अलावा एमफिल, पीएचडी, कुल मिला के 12वीं के बाद वो कोई सा ना कोई सा इतने लोग तो कर ही रहते हैं। लगभग ये अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतने तो नीदरलैंड की आबादी है, 3.20 करोड़ के आसपास ही नीदरलैंड की आबादी। उससे ज्यादा हर साल भारत में इतने लोग किसी न किसी क्षेत्र में एडमिशन लेते हैं, 3.47 करोड़ बच्चे। इन 3.47 करोड़ में से सिर्फ 26% जो हैं वह भारत के 18 से 23 एज के हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो आप अगर एक चीज कॉमन देखेंगे तो जब भी कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी एज लगभग यही होती है, 18 से 20-22 के आसपास होती है। अब यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या, इसको समझिएगा आप, भारत की कुल जनसंख्या जो 18 से 22 के बीच की युवा जनसंख्या है उसका सिर्फ 26% पढ़ रहा है, तब जाके नंबर इतना बड़ा आ रहा है 3.47 करोड़। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जितने लोग पढ़ रहे हैं इसमें से कितनों को नौकरियां मिलती हैं। सबसे मेन चीज तो यहाँ पर ये, तो ये चीज दर्शाती है कि हमारे यहाँ पर एक ग्रेजुएशन करना एक नॉर्मल फैक्टर हो जाता है, या बारीक बात कॉलेज करना बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप 13वीं या 14वीं कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 12वीं तक क्यों पढ़ा, उसका जवाब तक सिर्फ हमें पढ़ना था, बस। अगर आपसे कहे कॉलेज, तो कॉलेज ये कि हाँ हमें सिर्फ डिग्री करनी थी। उसके अलावा अगर आपसे कहे चाहे आपने बीएससी, बीकॉम, बीए या आपने जो कुछ भी किया है उससे आपको कितना फायदा मिला है वो तो आप ही जानते हैं। आप में से अक्सर जो वीडियो देख रहे होंगे वो ग्रेजुएट होंगे। तो कुल मिला के ये चीज ये कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इतनी है कि इतने नंबर फिगर पड़ते हैं, जिसमें से भारत देश की जनसंख्या के इतने बीच का तो सिर्फ 26% एडमिशन ले रहा है। तो अभी तो अगर ये पूरा लेता तो ये नंबर 10-15 करोड़ में जाता। अब इतने में से कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उसका रीजन क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसके बाद मैं आगे और चर्चा करता हूं, कुछ और आंकड़े आप देखिए। भारत में जो बैचलर डिग्री होती, जिसमें मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर साल 1 करोड़ लोग कम से कम कोई ना कोई डिग्री कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना। जो पीछे आंकड़ा बताया था 3.47 का, उसमें तो एडमिशन लेने वाली बात थी। यहाँ पर ये कि कितने लोग जो हैं लगभग अपनी कोई सी डिग्री पूरी कर लेते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री हो। लेकिन इस 1 करोड़ में से 65 लाख लोग, ओके, इस चीज को समझिए, सिर्फ किस चीज में होते हैं? वो बैचलर डिग्री में। यानी कि 1 करोड़ जो लोग बाहर निकलते हैं हर साल कॉलेज में कुछ कंप्लीट करके, उसमें से 65 लाख जो बच्चे हैं, लोग तो क्या बच्चे ही कहूंगा, वो सिर्फ बैचलर डिग्री यानी कि या तो बीएससी किया होगा उन्होंने, या बीकॉम किया होगा, या बीए किया होगा, या जो भी है, इन्होंने यहाँ पर इसी के अंदर सिर्फ बैचलर डिग्री करी है। यानी कि भारत में अधिकांश बच्चे सिर्फ बैचलर डिग्री करके अपने आप को सेफ पाना चाहते हैं, या वो ये समझते हैं कि इसके बाद उन्हें रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में एक और चीज जो ये कि इस 1 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख लोग ऐसे हैं जो एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। ये नंबर बहुत कम है। इस चीज को आप समझिए कि अगर भारत में कोई एमफिल या पीएचडी करता है तो वो कोई मामूली चीज नहीं है। पीएचडी लगभग 5 साल लगते हैं, आपको शोध रिसर्च करना पड़ता है। बैचलर के बाद आप जब मास्टर डिग्री करते हैं तभी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। यानी कि कम से कम आदमी 7-8 साल तो अपना पीएचडी और एमफिल के लिए लगाता है। मतलब यहाँ पर अगर व्यक्ति एमफिल या पीएचडी कर रहा है तो उसमें श्योरिटी 95% हो सकती है कि उसने शोध रिसर्च करी होगी, तो उसके पास अपना कुछ तो कौशल जरूर आया होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कचरा निकल रहा है, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता है 1 करोड़ में से जो 65 लाख का कचरा निकला है किसी काम का नहीं। इसमें से बहुत ही कम लोग क्या कर पाते हैं? रोजगार ले पाते हैं। ये अपने आप में थोड़ी सी हैरत करने वाली बात है। जब आप फिगर्स पे जाएंगे तो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है वो अपनी काफी ज्यादा चरम अवस्था पे है। अब एक चीज और यहाँ पर ये है,
कि भारत के वे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ है या प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए, प्राथमिक स्कूल से मतलब प्राइवेट नहीं, प्राथमिक स्कूल यानी कि जो 5वीं तक ही पढ़े हैं, उन लोगों में जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत न्यूनतम है। बजाय इसके जो ग्रेजुएट लोग हैं उनमें बेरोजगारी दर काफी हाई है, जो लगभग 18% के आसपास है। ये 18% क्या होते हैं ये मैं इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे एक नॉर्मल फैक्टर है, एक अशिक्षित या जो 5वीं क्लास पढ़ा है वो व्यक्ति कोई सा भी काम करने को तैयार, वो मनरेगा का भी काम कर लेगा, या हो सकता है वो किसी मेडिकल या कपड़े की दुकान भर भी काम कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इतनी योग्यता नहीं है तो मैं ठीक है काम कर लूंगा, मेरा पैसा आ जाएगा। लेकिन जिस शख्स ने बीएससी कर रखी वो कभी भी कपड़े की दुकान पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक आत्मग्लानि फील होती है कि मैंने फिर बैचलर डिग्री करने का क्या सेंस आया। या वो मेडिकल पर काम नहीं करेगा, वो छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी जो आत्मा है उसे गवाह नहीं देती। हालांकि यहाँ पर कुल मिला के बात तो यही निकलती कि बीएससी किया हो, बीए किया हो, बैचलर डिग्री करी हो, लेकिन कहाँ तक उसके पास में कौशल है। तो भारत में जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है इसी का नतीजा है कि बेरोजगारी जो दर है वो काफी ज्यादा चरम अवस्था पर है, और खासकर युवा में तो काफी ज्यादा है। इसके उदाहरण आप आसपास देख ही पाए होंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ इस आंकड़े के साथ में कुछ कुछ आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कारण, तकनीकी शिक्षा का अभाव। देखिए, एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सारी चीजें आ रही थी। तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इसको तो वैसे ही मैं समझा दूंगा कि पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। भारत में तकनीकी शिक्षा प्रारूप अधिकांश परिस्थितियों में सैद्धांतिक रहा है, न कि प्रायोगिक। तकनीकी शिक्षा में छात्र जो सीखना चाहिए उसकी अपेक्षाकृत मात्र वह एक डिग्री धारक रह जाता है। मैं ज्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ। तकनीक शिक्षा से मतलब टेक्नोलॉजी वाली चीजें, जिसमें हम जो मशीन्स हैं उनके बारे में जान पाए, हम जो डॉक्टर्स हैं यानी कि जो बायोलॉजी है उसके बारे में डिटेल स्टडी कर पाए। डिटेल स्टडी की मैं बात करूँ, यानी कि तकनीकी शिक्षा से मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ना, कंप्यूटर हो गया है, या हम कोडिंग की बात करें, वो सारी चीजें हो गई। अब ज्यादा दूर नहीं, आप में से बहुत सारों ने 10वीं या 12वीं की एग्जाम दी होगी। आप में से अक्सर ये होता है कि जब भी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे, शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने लैब का मुंह देखा होगा। अब जब स्कूल में लैब ही ना हो, सिर्फ आप प्रैक्टिकल में लिख कर नंबर ले आएंगे 25 में से 24, 23, तो फिर वो आपने सीखा क्या? इसका मतलब कोई सेंस नहीं। हमने सिर्फ यहाँ पर नंबर गेन किया। या आपने बीएससी करी है, बीएससी आपने सीएस किया, आपके पास कंप्यूटर का कितना नॉलेज है? या आपने बीकॉम किया है, क्या आप आज इस स्थिति में है कि आप इकोनॉमी की सारी समझ रखते हैं? या आप एक बीए करके खड़े हो गए, तो क्या आप इस स्थिति में है कि भारत में जो वर्तमान में राजनीतिक या आर्थिक परिस्थितियां चल रही है उनके बारे में अच्छी सोच रखते हैं? इसका जवाब आपके लिए शायद ना होगा। मतलब ये कि जो एक टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, या मैं खासकर बात करूं कोडिंग की, हम बात करें जैसे कि प्रोग्राम बनते हैं जावा, सी प्लस प्लस, सी, जो बीएससी सीएस करते हैं उनके अंदर कॉलेज में बिल्कुल ये चीजें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको रट कर लिख कर आते हैं। मतलब ये कि तकनीकी शिक्षा भारत में है, लेकिन वो सैद्धांतिक यानी कि थ्योरिटिकल रूप में रह गई है। प्रैक्टिकल उसका देखने को नहीं मिलता है। जब शख्स प्रैक्टिकल करेगा नहीं तो वो अपने जीवन में अप्लाई कैसे करेगा? होने को आज इंजीनियर भरे पड़े हैं, लेकिन वो इंजीनियर कैसे पास हो रहे हैं ये आप जानते हैं। तो ये एक भारत में एक समस्या है कि आईटीआई करने वाला लेबर में लग जाता है, आईआईटी करने वाले तो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। मतलब चीजें जो भारत में काफी गड़बड़ा रही है कि जो तकनीकी शिक्षा आईआईटी वाले गेन कर लेते हैं तो वो शायद या तो वो विदेश में निकल जाएंगे, या इसके अलावा ये पॉसिबल हो सकता है कि वो यूपीएससी में चले जाएंगे। अब जो एक अच्छा सा रोजगार आईआईटी वाला देश में दे सकता था वो नहीं दे पा रहा है। आईटीआई करने के बाद भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। चाहे पॉलिटेक्निक हैं, ये भी भारत में जूनियर इंजीनियर के तहत आता है, इसको भी करने के बाद बहुत सारे बेरोजगार बैठे। कारण ये है कि इस दौरान उन्होंने कौशल नहीं सीखा है, अपना जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाए, सिर्फ उन्होंने डिग्री धारण करी है। जब जॉब लेने जाते हैं तो वहां पर तो फिर आपको प्रायोगिक होना पड़ता है, और जब आप प्रायोगिक होंगे तब काफी देर हो जाती। तो भारत में तकनीकी शिक्षा का अभाव तो क्या कहें, तकनीकी शिक्षा तो दी जाती है लेकिन उसका देने का प्रारूप बिल्कुल गलत है, और सिर्फ डिग्री या मार्क्स पे हम यहाँ पर धरे हुए हैं। इस कारण से कौशल का विकास हो नहीं पाता है, और जब कौशल का विकास नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भी भारत के लिए क्या है, एक समस्या है। आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं रोजगार योजनाओं की विफलता की। आपके ध्यान में भी कुछ जरूर चीजें रही होगी
कि वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो रोजगार से रिलेट करती हैं। मैं ज्यादा नहीं, मैं पिछले 5 साल के दौरान जो योजनाएं रही उन्हीं की बात करता हूं, और इसका जवाब आप खुद भी जरूर दीजिएगा कि जैसे कि भारत में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप और स्टार्टअप, इनमें से कितनी योजनाओं के बारे में आप डिटेल में जानते हैं। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये योजनाएं भारत में रोजगार के लिए थी। जैसे स्किल इंडिया, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी आई थी, जिसमें सरकार ने प्रयास बहुत अच्छा किया था। इसके लिए बहुत सारे सेंटर खोले गए थे। इन सेंटर के थ्रू ये था कि वहां पर जैसे कि अगर आपको मशीन, जैसे कि लड़कियों की मैं बात करूं तो अगर मशीन बनाना, मशीन से कपड़े सिलना सीखना है वो सिखाया जा रहा था। चूड़ियां बनाना, लड़कों के लिए यहाँ पर जावा, C++ के प्रोग्राम। लेकिन ये जो योजना रही ये धरी की धरी रहेगी। कहने में आया कि आपको 6,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। बहुत सारे लोग इस 6,000 या 3,000 की छात्रवृत्ति के चक्कर में गए और वहां पर जाकर किताबों से एग्जाम पास की वगैरह वगैरह। अब सरकार ने जिस मूड से इस योजना को चलाया, ये योजना उतनी सक्सेस नहीं रही। इसमें खासकर अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज होती है कि जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें अधिकारी या नीचे तबके के जो कर्मचारी है उनका योजना को इम्प्लीमेंट करने में बहुत योगदान होता है। लेकिन ये भारत में जो रोजगार के लिए योजना है वो काफी बुरी तरीके से फेल रही यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मुद्रा योजना, तो ये लोन प्रोवाइड करती है अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं। अब यहाँ पर लोन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, लोन देने के लिए बीच में फिर किसी का हाथ गर्म करना। तो कुल मिला के चीजें जो हैं वो ये कि यहाँ पर ये योजनाएं तो बहुत सारी सरकार ने चलाई, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सारी तीनों योजनाएं तो लोन के लिए थी, लोन के थ्रू आप अपना रोजगार बनाओ। लेकिन समस्या वही कि योजनाएं अप्लाई कैसे होगी, और ये योजना सरकार ने शुरू करी लेकिन इतने अच्छे से नहीं चली है। ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। शायद आपने कुछ योजना के और नाम सुने होंगे, जिसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1999 में चली। इससे पहले मनरेगा की हम बात करें तो मनरेगा भारत में कितना सक्सेस है वो इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। इसमें भी खूब भ्रष्टाचार है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं चली थी, जैसे कि 1977 के आसपास काम के बदले अनाज योजना। लेकिन ये योजनाएं अभी तक कितनी लागू हैं, या सरकार इन्हें लेके आई तो या हमेशा रोजगार दे पाए, इसका जवाब होगा नहीं। तो समस्या दूसरी बेरोजगारी की ये भी है कि सरकार ने प्रयास तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो रोजगार की योजना है वह बुरी तरीके से फेल हुई है। तो यहाँ पर आप अपनी समझ से चीज समझ पाएंगे कि भारत में बेरोजगारी जो उसके कारण क्या क्या थे। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कृषि का पिछड़ापन। कृषि के पिछड़ेपन में भारत में बेरोजगारी कैसे बढ़ती है, इसके लिए तो मेरा वीडियो लेक्चर है कृषि के मुद्दे, वही यहाँ पर रिपीट होगा और इसकी तो हम काफी टाइम से चर्चा कर चुके हैं। मुद्दे वाला जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि कृषि में क्या क्या समस्या है। वही समस्या यहाँ पर रोजगार को जन्म नहीं दे पाती है। जैसे कि थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि भारत में अल्प विकास और बेरोजगारी का भयंकर स्वरूप कृषि के कारण है, जिससे कार्यों की प्रकृति भी पिछड़ जाती है। कृषि की विधियां अथवा तकनीक और संगठन आरंभिक है तथा पुराने हो चुके हैं। फलतः कृषि की उत्पादकता प्रति श्रमिक अथवा श्रम की प्रति इकाई के पीछे कम है। जनसंख्या का 70% भाग स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापिस से बताता हूँ कि भारत की 49%, ओके, ये 70% में अप्रत्यक्ष आ जाते हैं। 49% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार पाती है, लेकिन जीडीपी में योगदान इनका कितना, सिर्फ 16 से 17%। दिक्कत वही है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा लगे हुए लेकिन आय बहुत कम है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि कृषि हमारी मौसम पर निर्भर करती है। मौसम पर निर्भर में बहुत सारी बार अनाज नष्ट हो जाता है, किसान इतना पैसा लगाता लेकिन उसे आय नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो एमएसपी है उस पर ना उचित मूल्य मिलता है, बीच में दलालों के कारण कुल मिला के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस कारण से जो किसान है उसका बेटा, या किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे, क्योंकि उसने वो दिन देखे हैं, वो समस्याएं झेली हैं जिससे एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं कर पाया है। इस कारण से वो भी क्या चाहता है कि उसका बेटा नौकरी करे। जबकि भारत में जमीन बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर में असीम संभावना है, लेकिन सरकार के इसके लिए जो प्रयास है वो भी असफल होते हैं। कारण ये कि एग्रीकल्चर है तो सही, लेकिन उसमें रोजगार इतना बेहतर हमें नहीं मिल पाता है। अगर एग्रीकल्चर से आय बढ़ जाएगी तो अपने आप रोजगार भी वहां पर जनरेट होने लग जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है भारत में
कि एग्रीकल्चर काफी पिछड़ा हुआ है, जिससे वहां से लोग निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और छोटे मोटे मजदूरी करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये भी भारत में कृषि का पिछड़ापन बेरोजगारी के पीछे कॉमन फैक्टर है। आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं कर लूँ तो नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी दर। ओके, इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका था यहाँ पर कि भारत में जो रहे हैं कुल मिला के चीजें हमने बात करी कि भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत में बेरोजगारी दर के कारण। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बेरोजगारी जो दर है ये बताएंगे कि भारत में वाकई में बेरोजगारी कितनी है। यहाँ पर थोड़े कुछ आंकड़े हो सकते हैं आपके सामने और आंकड़े थोड़े ज्यादा आएंगे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, समझ में आ जाएंगे। तो अब थोड़े से आंकड़े आंकड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन इकोनॉमी बिना आंकड़ों के तय नहीं हो सकती है, ये भी बात याद रखें। आपके उत्तर लेखन में हमेशा जब आंकड़े ज्यादा होंगे तभी ही आपका उत्तर क्या हो पाएगा, यहाँ पर पुष्ट हो पाएगा। अब यहाँ पर ये कि भारत में जो बेरोजगारी दर के आंकड़े जो भी जारी करता है वो कौन संस्था करती, NSSO। हालांकि जब लास्ट बार जारी करी तब ये संस्था इस नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब आपको पता होगा कि NSSO प्लस CSO मिल चुका है और अब इस संस्था का नाम NSO हो चुका है। हालांकि लास्ट बार जब जारी किए आंकड़े तो NSSO ने जारी किए थे। उसके अनुसार भारत में 2017-18 में जो बेरोजगारी दर है वह कुल उपलब्ध कार्यबल का 6.1% है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए कि 6.1% से मतलब ऐसा नहीं कि भारत के 130 करोड़ जनसंख्या का 6.1% नहीं। यहाँ पर चीजें उपलब्ध कार्यबल का, यानी कि 15 से लगाकर हम इसमें 55 या 60 की उम्र, मतलब भारत में 15 से लगाकर 60 वर्ष तक की उम्र में जितने लोग आते हैं जो कार्य कर सकते हैं, उन लोगों का इतना प्रतिशत भारत में क्या है, बेरोजगार है। जो वर्तमान में अगर हम लेके चले तो उपलब्ध कार्यबल की जो जनसंख्या वो लगभग 90 करोड़ के आसपास है, यानी कि 90 करोड़ का 6.1% लोग बिना किसी काम से घर पर बैठे हैं। तो यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, पहली बात तो ये कि जब भी ये आपको दिखाई देंगे, आगे मैं थोड़ी और डिटेल में चर्चा करूंगा अलग अलग क्षेत्र को लेकर बेरोजगारी दर, तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि कुल मिला के जो 90 करोड़ की कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि 15 साल से नीचे का तो बाल श्रम में आ जाएगा, 60 से ऊपर के बुजुर्ग जो काम कर नहीं पाएंगे, कुल मिला के लिया किसको जाएगा, कार्य उपलब्ध कार्यबल या कार्यशील जनसंख्या का 6.1%। अब हम बात करें तो ये जो आंकड़ा रहा था आखिरी बार, ये भारत में 45 वर्षों में हाईएस्ट है। इससे पहले 1972-73 में बेरोजगारी दर सर्वोच्च रही थी। इसके बाद में भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 2017-18 में हाईएस्ट रही है। हालांकि बेरोजगारी दर के जो आंकड़े हैं वह सरकार 2-3 साल के आसपास जारी करती है, तो लेटेस्ट जो आंकड़े रहे वो 2017-18 के रहे। हालांकि एक चीज यहाँ पर यह भी थी कि सरकार इसको दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये रिपोर्ट लीक हो गई थी, क्योंकि उस वक्त सरकार को डर था चुनावी माहौल के दौरान कि अगर ये रिपोर्ट बताई जाएगी तो हो सकता है चुनाव पर प्रभाव पड़े। हालांकि जब ये रिपोर्ट NSSO की लीक हो गई थी तो उसके बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से आके इसको सबके सामने पेश कर दिया था कि हाँ, भारत में बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सर्वाधिक है। अब यहाँ पर आगे मैं बात करूंगा थोड़े आंकड़ों के साथ में, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक याद रखना है कि भारत में बेरोजगारी दर वर्तमान में 6.1% है। अब ये तो ऑल ओवर भारत की है, इसको हम चर्चा करेंगे अलग अलग संदर्भ में। और एक चीज यहाँ पर ये कि सेंटर ऑफ मॉनिटर इंडियन इकोनॉमी के अनुसार पिछले वर्ष यानी कि 2019 के आसपास की हम बात कर सकते हैं, 1.10 करोड़ से भी रोजगार कम हुए। ये चीज थोड़ी सी भारत के लिए दिक्कत वाली है कि यहाँ पर जो रोजगार है वो कम होते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं, एक कारण प्राइवेटाइजेशन भी है। खैर प्राइवेटाइजेशन पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे, और हालांकि मैं बता भी चुका हूँ कि जो निजीकरण है उससे क्या दिक्कत है। इसके लिए आप LPG वाला जो वीडियो है 1991 का वो जरूर देखिएगा। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे ग्राफ के साथ में। भारत में अगर हम बात करें कुल मिला के अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि पूरे भारत में पुरुष में बेरोजगारी दर कितनी है और महिला में बेरोजगारी दर कितनी है, इसको समझते हैं। तो पुरुषों में जो बेरोजगारी दर है वो है 6.2% और महिलाओं में 5.7, यानी कि पूरे भारत में जितने कार्यशील पुरुष हैं, सिर्फ पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ,
उसमें से 6.2% पुरुष क्या है, बेरोजगार हैं, और महिलाओं में ये बेरोजगारी दर कम दिखाई देती है। ओके, यानी कि 15 से 60 उम्र तक की जितने भी पुरुष हैं भारत में, उसमें से 6.2%, ठीक है, 6.2% के आसपास किसमें आते हैं, बेरोजगारी में, और 5.7 के आसपास महिलाएं क्या है, बेरोजगार है। आगे और ग्राफ आने वाले, तो पहले इसको अच्छे समझिएगा। मैं बता किसकी रहा हूँ, पूरे भारत में जितने पुरुष हैं जो 15 से 60 की उम्र के हैं, और पूरे भारत की महिलाएं जो 15 से 60 उम्र की हैं, इनमें से इतने प्रतिशत बेरोजगार, या यहाँ पर इतने प्रतिशत। ओके, लिखा है पुरुषों की बेरोजगारी दर और महिलाओं की बेरोजगारी दर। तो ये आंकड़े जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और जब तथ्य परक रखेंगे, तब आपको अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भारत में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरों में बेरोजगारी दर। अभी इससे पहले हमने किसके बारे में चर्चा करी, महिला और पुरुष की। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर क्या है और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है। ये कंपैरिजन आपको यहाँ पर ये चीजें दिखाएगा कि बेरोजगारी के पीछे कुछ क्षेत्रीय फैक्टर भी काम करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है, उसमें कॉमन चीज ये कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम है। इसके पीछे जो कॉमन फैक्टर काम करता है कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। अब होगा ये कि लगभग शहर में हर घर से एक बच्चा लगभग ग्रेजुएट तो हो ही जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि वही वाली चीज मैंने फिर से कहा है कि ग्रेजुएट हुआ बंदा मेडिकल या किसी होटल रेस्टोरेंट पर काम करना नहीं चाहेगा। हालांकि आप ये मत आप सोचेंगे कि ये तो सही भी नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर रोजगार की है। लेकिन उसी मुकाबले अगर ग्रामीण में कोई शख्स 12वीं पास भी है और फिर वो अपनी घर की स्थिति देखता है, तो उसे लगता है कि ठीक है, वो मेडिकल पर भी काम कर लेगा, कपड़े की दुकान पर, होटल पर, कहीं पर भी काम कर लेगा और कम से कम कुछ तो आय जनरेट करेगा। यहाँ पर एक अगर शहरी युवा बिल्कुल आय जनरेट ना करके घर में बैठा है, उससे तो ग्रामीण क्षेत्र का वह शख्स जो कम से कम कहीं पर कुछ कार्य करके आय तो जनरेट कर रहा है। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वो कम देखने को मिलती है बजाय शहरी क्षेत्रों के। ये एक समस्या है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात कतई नहीं है कि ये पढ़ा लिखा शख्स ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बात सिर्फ इनकम की है। रोजगार मतलब आपको क्या होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए प्रचलित बाजार दर पर मैंने वही कहा है कि यहाँ पर वही एक आत्मग्लानि का विषय बनकर आता है कि मैंने अगर बैचलर डिग्री करी तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूं। वो हमेशा बड़े काम की तलाश में रहता है और इसमें काफी ज्यादा समय वो घर्षणात्मक बेरोजगारी के भीतर घिसता रहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ना होने के कारण बहुत सारी चीजें हैं। वहां के युवा खेती में भी जुड़ जाते हैं, तो वहां से भी आय हो जाती है। मनरेगा जैसी योजनाएं बहुत सारी हैं। तो ये रहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि अखिल भारतीय स्तर पर, यहाँ पर पुरुषों की हम बात कर रहे हैं। ओके, सिर्फ पुरुष की। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप, एक बार जब वीडियो के सारे एक बार देखेंगे तो आप क्लियरेंस हो जाएगा। पहले हमने बात करी महिला पुरुष पूरे भारत के स्तर की बात करी, फिर महिला पुरुष की बात करी, फिर शहर और ग्राम की बात करी। अब हम शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुषों की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर शहरी पुरुष जो है उसमें जो बेरोजगारी दर वो 7.1 और ग्रामीण पुरुषों में 5.8 है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर 7.8 है ग्रामीण और शहरों में कुल बेरोजगारी दर का। ओके, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि शहर के पुरुष और ग्रामीण के पुरुष, तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितना है, 7.8 अगर पुरुषों की बात करें, इसमें ना तो मैं महिला को इंक्लूड कर रहा हूँ और किसी को नहीं, सिर्फ पुरुष। लेकिन इसमें मुकाबला किसका कर रहे हैं हम, सिर्फ पुरुषों का ही कर रहे हैं, महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जो शहर के पुरुष हैं और ग्रामीण के पुरुष हैं, तो शहरी पुरुष में ज्यादा बेरोजगारी है और ग्रामीण पुरुषों में कम बेरोजगारी। कॉमन चीजें। और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। ओके, इस वाले में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, जबकि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ जो पुरुष हैं उनकी। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जो शहरी पुरुषों में बेरोजगारी ज्यादा है और ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर कम है। इसके पीछे कॉमन फैक्टर क्या है, वही जो मैंने आपको पीछे बताया, ग्रेजुएशन शिक्षा ज्यादा होती है तो वो फिर नीचे लेवल के कोई से भी काम नहीं करना चाहेगा, और फिर यहाँ पर जो रोजगार है या अच्छी नौकरी है उनकी संभावना वैसे कम होती तो कम ही मिल पाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं शहरी महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं की।
इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने किसकी चर्चा करी, जो आपके शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुषों की। अब बात करेंगे शहरी महिलाओं की और ग्रामीण महिलाओं की। तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर जो है वो अखिल भारतीय स्तर से भी हाईएस्ट है, जबकि ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे लोएस्ट है। अब ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कॉमन फैक्टर है, और शायद जो चीजें आपको अजीब सी भी लगे, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर ये है कि एक लैंगिक असमानता साफ दिखाई देती है। आज चाहे शहर में महिलाएं या लड़कियां पढ़ भी ले, लेकिन वो फिर भी हर किसी जगह काम करने में झिझकती हैं। आज बहुत सारी, या आप इस पे खुद अप्लाई करके देखें, या आप अपने आसपास ऐसी महिलाओं को देखें जो पढ़ चुकी हैं या ग्रेजुएट हैं, अधिकतर वे भारतीय समाज की उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जिनमें उन्हें लगभग 20 से 22 साल की एज में शादी करनी पड़ जाती, और जब शादी करनी पड़ जाती उसके बाद तो नौकरी की संभावना न के बराबर हो जाती। तो अक्सर होता क्या है कि शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रेजुएट भी हो जाए महिलाएं, लेकिन वही या तो उनकी शादी हो जाती है, या दूसरी समस्या ये कि परिवार की मानसिकता, इस जगह कार्य नहीं करना, उस जगह कार्य नहीं करना, ये चीज यहाँ पर थोड़ी दिक्कत कर जाती है। इस कारण से होता क्या है कि जो शहरी महिलाएं हैं उनमें बेरोजगारी दर है। अब ग्रामीण महिलाओं में इतनी क्यों नहीं है? तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण महिलाएं शिक्षित होती भी नहीं है, यानी कि वो इतनी पढ़ाई नहीं करती हैं। दूसरी बात ये कि ग्रामीण में अधिकांश महिलाएं खेतों में लग जाती, और जब वे खेती का कार्य कर रही हैं तो वहां से तो रोजगार में वो आ गई हैं। तो कुल मिला के अधिकांश ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हुई, वहां उन्हें क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है। तो इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है वो लोएस्ट होने का कारण क्या है कि वे इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं है, शुरुआत से ही वह खेत से जुड़ी हुई होती हैं, इस कारण से वे खेत से रोजगार प्राप्त करती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर बिल्कुल उल्टी समस्या है, और उल्टी समस्या क्या है? ये भारतीय जो क्षेत्र है या भारतीय संस्कृति की मानसिकता है उससे काफी जो महिलाएं वो प्रभावित दिखाई देती हैं। वो आशा करता हूँ जो 4 ग्राफ मैंने आपको दिखाए हैं इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होगी, आसानी से आप इनको समझ गए होंगे। अब कुछ और आंकड़ों के साथ फाइनली हम चर्चा कर लेते हैं। ये चीज थोड़ा और कुछ कंपैरिजन करके बताता है, तो ये मैं इसके लिए ग्राफ नहीं बनाया, आप सीधा से इसको समझ लीजिए। जो ये दिखाता है कि शिक्षित बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है वो आप इसमें समझेंगे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित युवतियां 2004-5 से 2011-12 के बीच में बेरोजगारी की 9.7 से 15.2% के बीच में थी, जो 2017-18 में बढ़कर कितनी होगी? 17.3 हो गई। यानी कि ये प्रतिशत है बढ़ने का। ओके, यहाँ पर कंपैरिजन है, आप ये मत सोचिएगा कि सर अभी आपने लास्ट ग्राफ में तो बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र महिला उनमें तो सिर्फ 3% के आसपास है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा है? सिर्फ शिक्षित युवतियों की। ओके, इसमें सारी महिलाओं का नहीं किया। मतलब ये चीज दर्शाती है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं शिक्षित भी हो जाती हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी दर उनमें काफी ज्यादा, ये हाईएस्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस संदर्भ में मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित युवतियों में मिलती है। ये भारत के लिए एक समस्या है कि होता भी ये है बहुत सारी बार, ज्यादा नहीं, एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अगर हम आपको कहें तो बहुत सारी बार ये होता है कि जो छात्रवृत्ति मिलती है स्कूल से, कॉलेज से, उसके चक्कर में घर वाले पढ़ाने भेज देते हैं, या इसके अलावा जो साइकिल मिलना है, हालांकि सरकार का प्रयास अच्छा है और सरकार का छात्रवृत्ति देने का रीजन भी यही होता है कि वे उन छात्राओं को स्कूल कॉलेज की ओर आकर्षित करें, लेकिन आकर्षित करने में लगभग अधिकांश जो मुद्दा है वो सिर्फ यहीं पर रह जाता है। जो छात्राएं होती वो ग्रेजुएट शिक्षित तो हो जाती हैं, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती हैं, वे उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती है। इस कारण से फिर उनका बेरोजगार होना लगभग तय माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो सत्यता है उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक और आंकड़े की चर्चा करें तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षित युवकों में इस अवधि में, यानी कि 4-5 से 11-12 के बीच में, इस अवधि के दौरान बेरोजगारी 3.5 से 4.5 थी, जो 17-18 में बढ़कर 10%, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है? बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, और खासकर शिक्षित में। लास्ट पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र वाले युवकों में बेरोजगारी दर 2011-12 में जहां 5% थी, 2017-18 में 3 गुने बढ़ के 17.4% हो गई, और इसी उम्र की युवतियों में दर 4.5 यानी कि 4.8 से 13.6 हो गई। बहुत सारे तो अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कितने आंकड़े हैं और क्या क्या दर्शा रहे हैं, तो मैं आपसे वही कहूंगा कि एक बार आप पॉज करके इन सभी आंकड़ों को तसल्ली से देखेंगे तो अलग अलग चर्चा कर रहा है। ये शिक्षित युवतियों की बात कर रहा है,
ये शिक्षित युवकों की बात कर रहा है। यहाँ पर सब नहीं, सिर्फ 15 से 29 साल के लोगों की बात करें, जिसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों शामिल है। हालांकि यहाँ पर इतने आंकड़ों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज ये दर्शाता है कि जो बेरोजगारी है, ये पॉइंट आप देखिए जितने भी 13.6, 17.4, 10.5, 17.3, ये दर्शाते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, पर आंकड़ों को एक बार आप लिख लेंगे तो फिर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए साथियों, तो यहाँ पर आज का जो वीडियो लेक्चर वो हमारा होता है कंप्लीट। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर के लिए आपके पास में है प्रश्न कि भारत में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी के पीछे मुख्य कारण क्या है, आंकड़ों सहित विवेचना कीजिए। तो ये जितने ग्राफ है आप ग्राफ जरूर बनाएं, क्योंकि ग्राफ जो है वो आपके आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा इफेक्टिव करते हैं। ऐसे ग्राफ हो जाए, चाहे ये वाले ग्राफ हो, ऐसे ग्राफ आप जरूर बनाएं। और आपके लगभग उत्तर में जहां पर भी आंकड़े आए तो कोशिश करें कि आप उनको इस प्रकार के जो ग्राफ है उसमें समेट दें, ताकि इससे होता क्या है कि इम्पैक्ट पड़ता है। और 200 शब्द देने का यहाँ पर कारण ये विशेषकर कि आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख पाए। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।